Welcome students. In the last class we talked about origin of universe. बच्चों अब हम बात करेंगे केमिकल इवोल्यूशन एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में। इस अर्थ पे लाइफ पहली बार कैसे ओरिजिनेट हुई इसके बारे में कई थ्योरीज दी गई है। ऑफ कोर्स इनमें से एक ही थ्योरी ट्रू है, करेक्ट है, उसके बारे में हम एंड में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा देखेंगे ज़रूर कि कौन कौन सी थ्योरीज इस बारे में दी गई है। थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। बच्चों जो पहली थ्योरी दी गई ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में उनमें से एक है पैनस्पर्मिया थ्योरी। पैनस्पर्मिया थ्योरी ये जो थ्योरी है, जो अर्ली ग्रीक थिंकर्स हुआ करते थे, फिलोसोफर्स जो हुआ करते थे, उनके द्वारा दी गई है ये थ्योरी। अर्ली ग्रीक, मुझे जी कैपिटल लिखना चाहिए, अर्ली ग्रीक थिंकर्स जो हैं उन्होंने ये थ्योरी दी है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइफ डिड नॉट ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ। उनका ये कहना है कि पृथ्वी पर लाइफ यहाँ ओरिजिनेट नहीं हुई है, बल्कि आउटर स्पेस से, किसी दूसरे प्लेनेट से स्पोर्स की फॉर्म में लाइफ अराइव्ड ऑन अर्थ। मीन्स यहाँ ओरिजिन हुआ ही नहीं है ना। तो बाहर से किस फॉर्म में आई? स्पोर्स। कहाँ से? स्पोर्स को हम यहाँ ये कंसीडर कर सकते हैं कि दोज स्पोर्स वर यूनिट्स ऑफ लाइफ फ्रॉम आउटर स्पेस अराइव्ड ऑन अर्थ, और इस तरह से अर्थ पे लाइफ का ओरिजिन हुआ। अब ये थ्योरी जो है ना बच्चों, इसको हम करेक्ट नहीं मान सकते। हाँ, कई सारे मटेरियल्स जब हम एनालिसिस करते हैं तो उन मटेरियल्स में हमें कुछ बायोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन, लिपिड्स, डीएनए के कुछ रेमिनेंट्स हमें उसमें देखने को मिल जाते हैं। हम जब उनका केमिकल एनालिसिस करते हैं तो मे भी पॉसिबल कि किसी आउटर प्लेनेट स्पेस में, आउटर स्पेस में किसी प्लेनेट पर लाइफ ओरिजिनेट हुई होगी। लेकिन ये क्वाइट इम्पॉसिबल कि अर्थ पर जो लाइफ है बाहर से आई होगी, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर की वजह से जब भी बाहर से कोई एलिमेंट हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो फ्रिक्शन के कारण इतनी ज़्यादा हीट जनरेट होती है कि कोई भी स्पोर या कोई भी लिविंग क्रीचर्स जो है, लिविंग एंटाइटी है, वो सर्वाइव नहीं कर सकती। बट एनीवे, दिस वाज वन ऑफ द थ्योरी गिवन रिगार्डिंग टू ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। उसके बाद तो इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है इस पार्ट में से कि व्हाट डू मीन द पैनस्पर्मिया थ्योरी। आप ये समझ लीजिए कि पैनस्पर्मिया थ्योरी का मतलब हो गया कि लाइफ पृथ्वी पर, अर्थ पे ओरिजिनेट नहीं हुई है, बाहर से लाई गई है, बाहर से आई है। इन व्हाट फॉर्म? इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स। आउटर स्पेस से, ये यहाँ मैंने लिखा है, आउटर स्पेस से जो स्पोर्स आए हैं और उन्हीं के साथ लाइफ पृथ्वी पर आई है। ऑफ कोर्स ये थ्योरी उतनी करेक्ट नहीं है। दूसरी जो थ्योरी ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में दी गई है, दैट इज स्पॉन्टेनियस जनरेशन। देखिए, स्पॉन्टेनियस जनरेशन, इसको ध्यान से समझेंगे आप। द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, इस थ्योरी को हम एबायोजेनेसिस थ्योरी भी कहते हैं। थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस या थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ये जो थ्योरी है बड़ी सिंपल है बच्चों। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऐसा कहते हैं कि जो नॉन लिविंग मटेरियल है, जो नॉन लिविंग मटेरियल कुछ भी होता है, उस नॉन लिविंग मटेरियल से लाइफ ओरिजिनेट हुई है। दैट इज़ वाई दिस थ्योरी इज नोन एज एबायोजेनेसिस। ओके, समझेंगे आप। एबायोजेनेसिस मीन्स किसी नॉन लिविंग से लाइफ का बनना एबायोजेनेसिस कहलाया जाता है। ध्यान से सुन लेना, मेरी इस बात को अपने दिमाग में फिट कर लेना। एबायोजेनेसिस का मतलब किसी नॉन लिविंग मटेरियल से लाइफ का स्पॉन्टेनियसली ओरिजिन हो जाना। अब ये थ्योरी बड़ी ही जो है, ऑफ कोर्स ये सही नहीं है, पर इस थ्योरी का आगे जाके एक लिंक आएगा, मैं उस बारे में बात करूँगा।
तब आपको ये ध्यान रखना है व्हाट यू मीन बाय ए बायोजेनेसिस। फिर से बोल रहा हूँ, नॉन लिविंग मटेरियल से लाइफ का बन जाना। अब कई ऐसे उस समय पुराने हमारे साइंटिस्ट हुआ करते थे, उनमें से कईयों ने ये सोचा कि जब नाइल रिवर, जो रिवर नाइल रिवर इज़ ए वेरी फेमस रिवर, उनका ये मानना रहा है कि नाइल रिवर में जब सनरेज गिरती है, सनलाइट गिरती है, तो उसमें से फ्रॉग्स, फिशेज ये उस मड से क्रिएट हो जाते हैं। है ना, ये बड़ा ही जादूगर जैसा कि किसी कीचड़ में लाइट गिरेगी और उस कीचड़ से उसमें फ्रॉग्स पैदा हो जाएंगे या उसमें फिशेज पैदा हो जाएगी। इस तरह की उनकी ये थ्योरी रही है बच्चों, है ना। सिंपल सा एक स्टेटमेंट है कि लाइफ was originated from non-living things spontaneously, suddenly, अपने आप उनमें लाइफ क्रिएट हो जाती है। ये हमारी थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन है या थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। इज दैट क्लियर? समझ में आया? इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए एक साइंटिस्ट हुआ था जिसका नाम है वॉन हेलमोंट। उसने बड़ी जोरदार एक्सपेरिमेंट किया बच्चों, आपको बड़ा मजा आएगा। वॉन हेलमोंट ने क्या किया और बताया, किया कैसे, कब किया, वो तो कभी उसने क्या पता किया भी कि नहीं किया, पर उसकी एक थ्योरी थी और उसने ये बताया, बड़ा ही फेमस और रेपुटेटेड पर्सन था। तो उसने बताया कि अगर मैं अपनी पसीने से भीगी हुई शर्ट को, गंदी सी शर्ट को गेहूं के चोकर में, वो जो गेहूं का भूसा होता है ना, उसमें ले जाके रखता हूं, तो 21 दिनों में उस भूसे में से चूहे के बच्चे पैदा हो जाएंगे। और उसने ये एक्सपेरिमेंट करके लोगों को बताया। अब बाद में उस एक्सपेरिमेंट को किसी ने रिपीट किया, सेम रिजल्ट मिले नहीं मिले, वो सारी बात ख़त्म हो जाती है। पर क्योंकि वॉन हेलमोंट एक रेपुटेटेड पर्सन था पब्लिक में और उसने बोला कि मैंने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है और उस एक्सपेरिमेंट का ये रिजल्ट मिला है, तो इसका मतलब लाइफ जो है नॉन लिविंग थिंग्स है। उसके अकॉर्डिंगली पसीने से भीगी हुई शर्ट को अगर मैं, गंदी सी शर्ट को गेहूं के बार्न में, वीट बार्न, चोकर जो होता है उसका भूसा, उसमें रख दो तो चूहे पैदा हो जाएंगे। ये बात हो रही है कि 21 दिनों में उसे ध्यान नहीं रहा होगा, वो कहीं इधर उधर हुआ होगा और एक जो माइस है, कोई चूहिया होगी, उसने वहाँ अपने बच्चे पैदा कर दिए होंगे और फिर वो तो वहाँ से चली गई होगी और उसको लगा कि मैं ये स्पॉन्टेनियसली जनरेट हो गए, भूसे से, शर्ट से चूहे के बच्चे पैदा हो गए। तो इस तरह की थ्योरी दी गई है बच्चों। किसने दी ये थ्योरी? वॉन हेलमोंट ने ये सपोर्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट से। स्वेट सॉक्ड, पसीने से भीगी हुई एक गंदी सी अगर शर्ट लें, डर्टी शर्ट, केप्ट इन वीट बार्न, तो हुआ क्या? 21 डेज में फॉर्मेशन ऑफ माइस। तो आपको यहाँ कुछ अजीब अजीब से एक्सपेरिमेंट देखने को मिल रहे हैं या स्टेटमेंट देखने को मिल रहे हैं। किसी ने कहा कि नाइल रिवर से अपने आप फ्रॉग्स और टोड्स जो हैं और फिशेस जो हैं वो पैदा हो जाते हैं, क्रोकोडाइल्स पैदा हो जाते हैं उसके अंदर जब सनलाइट उनके ऊपर गिरती है। तो ये इस तरह की थ्योरी है, नॉन लिविंग मटेरियल से लाइफ का स्पॉन्टेनियसली बन जाना। इसको हम थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन या ए बायोजेनेसिस कहते हैं, जिसको एक एक्सपेरिमेंट से प्रूव भी किया गया। ओके, तो इसमें एक स्टेटमेंट और हम लिख सकते हैं जो हमारी बुक का भी स्टेटमेंट है कि डिकेइंग, डिके मतलब जो डिजनरेट हो रहा है, डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर, जो सड़ता हुआ कोई मैटर होता है, रोटिंग मैटर इज डिकेइंग और रोटिंग मैटर लाइक भूसा जो होता है, स्ट्रो या जो मड होती है, उससे लाइफ बन जाए। तो ऐसा स्टेटमेंट आ जाए तो आप क्या करेंगे? कौन सी थ्योरी में ये स्टेटमेंट आता है? ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन या ए बायोजेनेसिस में इस तरह का स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा। फाइन बच्चों, क्या आप इस थ्योरी को बिलीव करते हैं? ऑब्वियसली इन प्रेजेंट सिनेरियो जो हमारा नॉलेज है उसके अकॉर्डिंगली हम इस थ्योरी पर बिलीव नहीं करते हैं और ये थ्योरी भी गलत है। देन कम टू द अनदर थ्योरी, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस।
अब देखिए ये आपका ऑपोजिट हो गया, थ्योरी ऑफ, ये एबायोजेनेसिस था यहाँ, और अब हम बात कर रहे हैं थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। इस थ्योरी का सीधा सा स्टेटमेंट है कि लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, यानी कि जो नॉन लिविंग मैटर होता है ना बच्चों, उससे लाइफ नहीं बन सकती, ऐसा उन लोगों का कहना है जो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस में बिलीव करते हैं। लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ये जो थ्योरी है वैसे तो हार्वे और हक्सले ने दी है। दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय हार्वे एंड हक्सले, और उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया, ओमनिस वाइवम एक्स ओवो और वाइवो, ये उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, ग्रीक स्टेटमेंट है। ओमनिस का मतलब ऑलवेज, वाइवम का मतलब लाइफ, एक्स को आप यहां बोल रहे हैं फ्रॉम, ओवो मतलब एग, यानी जो ओविपेरस एनिमल होते हैं वो अंडे देते हैं, और जो वाइवो मतलब होता है द गिविंग बर्थ, यानी जो विविपेरस एनिमल हैं, वाइवो वर्ड विविपेरस से, जो विविपेरस एनिमल होते हैं वो बच्चे देते हैं। तो इनका कहना ये है हार्वे और हक्सले का कि ओमनिस वाइवम एक्स ओवो और वाइवो, लाइफ हमेशा या तो कोई अंडे देगा उससे पैदा होगी, या कोई बच्चे देगा उससे लाइफ क्रिएट होगी, उससे लाइफ जनरेट होगी। यानी कि और अंडे और बच्चे तो कौन देगा, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ही देगा ना, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही अगला लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेगा। किसी नॉन लिविंग मटेरियल से लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकता है। दे वर स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट ऑफ थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। जिन्होंने एबायोजेनेसिस थ्योरी दी, वॉन हेलमोंट जैसे जो लोग थे, उनके अगेंस्ट में इन्होंने थ्योरी दी कि तुम जो ये पसीने से भीगी हुई शर्ट वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ये बिल्कुल गलत है। किसी नॉन लिविंग मटेरियल से लाइफ ओरिजिनेट नहीं हो सकती है, लाइफ हमेशा ओरिजिनेट होती है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही। कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडे देगा या बच्चे देगा, उससे लाइफ ओरिजिनेट होगी। तो इन्होंने जो थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस या जो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन था उसको कंप्लीटली डिसमिस करा। हार्वे और हक्सले ने ये स्टेटमेंट दिया, पर बच्चों इस स्टेटमेंट को दिया तो हार्वे और हक्सले ने, लेकिन इस स्टेटमेंट के पीछे जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था वो था आपके लुईस पाश्चर का। ही वॉज द मेन पायोनियर। तो आपने इसका तो नाम सुना ही हुआ है। थोड़े ही दिन पहले मैंने आपको इम्यूनोलॉजी पढ़ाया है, और उस इम्यूनोलॉजी में मैंने आपको बताया कि लुईस पाश्चर ने रेबीज़ और जो चिकन कॉलेरा है उनके वैक्सीन भी डेवलप किए हैं। तो जो लुईस पाश्चर था उसका एक फेमस स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट रहा है बच्चों। मैं आपको बताता हूँ उसने क्या किया। लुईस पाश्चर ने कि उसके पास एक ऐसा फ्लास्क बनाया, उसने इस तरह का एक फ्लास्क बनाया जिसकी नेक को उसने गर्म करके इस तरह से टर्न कर दिया, बेंड कर दिया। तो जो स्वान होते हैं ना, उनकी जो नेक होती है उस तरह की इसकी नेक रखी। ये उसका एक्सपेरिमेंट था। उसमें क्या करा उसने, उस फ्लास्क में शुगर का सिरप बनाया, शक्कर की चाशनी मतलब, और उसमें थोड़ी सी उसने ईस्ट भी डाल दी। ईस्ट तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो उसने क्या करा कि इसको अच्छे से गर्म करा। तो जो गर्म करा उससे क्या होगा कि ये जो ईस्ट थी वो मर गई सारी की सारी, किल्ड। और इसके अलावा गर्म करते समय अगर पानी में या शुगर में या और कोई भी बैक्टीरिया कुछ भी रहे होंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो सारे के सारे मर गए। ये कौन सा फ्लास्क कहलाया जाता है? स्वान नेक फ्लास्क कहलाया जाता है। ठीक है, सब कुछ मर गया, इसके अंदर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अब नहीं बचा हुआ है। इसमें उसने शुगर का सिरप है, ये सिरप है, और उसके अंदर यीस्ट है, और वो किल्ड क्यों हो गई? क्योंकि उसने यहाँ से उसको हीट कर दिया।
अब इसको अच्छी तरह से गर्म करने के बाद उसने क्या किया, एक फ्लास्क तो ऐसा कैसा रहने दिया, ये देखिए उस फ्लास्क को उसने, मेरे पास ज़्यादा जगह नहीं है तब मैं थोड़ा छोटा बना देता हूँ, तो इस तरह से उसने उसको ठंडा होने के लिए रख दिया। ठंडा हुआ तो क्योंकि यहाँ से कुछ वेपर निकल रही थी, वो वेपर कंडेंस हो गई यहाँ पे थोड़ी बहुत, तो यहाँ क्या हुआ, पानी भर गया। तो अब पानी भरने से ये हुआ कि इधर से कोई भी बाहर की हवा अंदर यहाँ तक तो आएगी, लेकिन इस पानी को क्रॉस करके इधर नहीं जा सकती। आया समझ, हवा यहाँ तक तो आएगी लेकिन अब इस पानी को क्रॉस करके इधर वो हवा नहीं आ सकती। यानी अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो पूरा का पूरा स्टेरिलाइज्ड एनवायरनमेंट है, बाहर से इसका कनेक्शन बिल्कुल बंद हो गया। दूसरा उसने क्या करा कि इसी तरह का एक और फ्लास्क, सेम एक्सपेरिमेंट किया, दूसरा फ्लास्क और लिया उसने, उसमें भी शुगर सिरप डाला, यीस्ट डाला, गरम करा, उसको अच्छे से बॉईल करा और बॉईल करने के बाद इस तरफ रख दिया उसने। पर रखते समय उसने इस बार क्या किया कि इसकी जो नेक है वो अब उसने तोड़ दी, तो ब्रोकन नेक है इसकी। एक्सपेरिमेंट करने के बाद नेक तोड़ दी। अंदर क्या भरा हुआ है, अंदर शुगर का सिरप है और वो यीस्ट है। अब क्या हुआ कि इसमें बाहर से हवा डायरेक्ट अंदर जा सकती है। इन दोनों फ्लास्क को उसने कुछ दिनों तक पड़े रहने दिया एंड आफ्टर फ्यू डेज उसने ये देखा कि जिस फ्लास्क की नेक उसने तोड़ दी उसमें कुछ फर्मेंटेशन जैसा होने लगा, सड़ने लगा वो, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो गए। ही ऑब्जर्व्ड कि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो गए, लेकिन इस ऊपर वाले में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं हुआ। अब बताओ बच्चों, आप इससे क्या कंक्लूजन निकालोगे? सिंपल सी बात है, इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि ये जो हमारा फ्लास्क नंबर 1 है, क्योंकि इसमें बाहर से एयर नहीं आई तो अंदर का पूरा एनवायरनमेंट स्टेरिलाइज्ड ही रहा। उसको मैं 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन तक भी रखूंगा तो उसमें किसी तरह का कोई बैक्टीरिया डेवलप नहीं हो सकता है। लेकिन इस नीचे वाले में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गए। तो कैसे डेवलप हुए? अगर हम ए बायोजेनेसिस की बात करते कि नॉन लिविंग से लिविंग ऑर्गेनिज्म क्रिएट होते हैं, तो फिर फ्लास्क नंबर 1 और फ्लास्क नंबर 2 दोनों में बैक्टीरिया प्रोड्यूस होने चाहिए थे। लेकिन लुईस पास्चर ने कहा कि नहीं, ए बायोजेनेसिस नहीं होता है, सिर्फ बायोजेनेसिस होता है। और उसने बोला कि हवा के साथ कुछ बैक्टीरिया के स्पोर्स अंदर आए और उन्हीं की वजह से जो ऑलरेडी लिविंग बैक्टीरिया थे, जो ऑलरेडी लिविंग बैक्टीरिया के स्पोर्स थे, उनसे यहाँ पर ये नए माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए। मीन्स लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। जिस तरह का एक्सपेरिमेंट लुईस पास्चर ने किया, ये फेमस स्वान नेक एक्सपेरिमेंट रहा है उसका। आई होप आपको समझ में आ गया है बच्चों। एक की नेक बिल्कुल बंद है, यहाँ से कुछ बाहर से हवा नहीं जा सकती है, इसलिए इसमें बैक्टीरिया डेवलप नहीं हो रहे हैं। जबकि इसमें बाहर से हवा जा सकती है और इसलिए इसमें यहाँ पर बैक्टीरिया डेवलप हो रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो रहे हैं। मीन्स बाहर से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग बैक्टीरिया होंगे वो अंदर एंटर किए हैं और वही यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं। आया समझ में आप लोगों को? तो इसका मतलब ये हो गया कि नॉन लिविंग मटेरियल से लाइफ ओरिजिनेट नहीं हो सकती है। लाइफ ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ओमनिस वाइवम एक्स ओवो और वाइवो। स्टेटमेंट तो किसने दिया? हक्सले, हार्वे और हक्सले ने दिया। लेकिन इसका एक्सपेरिमेंटली प्रूव किसने किया? क्रेडिट किसको जाता है? द क्रेडिट गोज टू लुईस पास्चर। उसके एक्सपेरिमेंट से ये थ्योरी प्रूव होती है। और लुईस पास्चर के साथ साथ 2 साइंटिस्ट और रहे हैं बच्चों। एक का नाम है फ्रांसेस्को रेडी। फ्रांसेस्को रेडी, इसने भी सिमिलर एक्सपेरिमेंट किया। फ्रांसेस्को रेडी ने क्या किया कि जो मीट था उसको पकाया, कुक्ड मीट लिया और इस कुक्ड मीट को दो उसने अलग अलग बार ये एक्सपेरिमेंट किया। एक जो मीट का पोर्शन था उसको तो उसने ओपन जार में रखा, तो ओपन जार से बाहर से कुछ भी आ सकता है। और एक को उसने पर्चमेंट मेम्ब्रेन से कवर कर दिया, कवर्ड जार। तो ऑब्वियसली बताओ,
कौन सा मीट जो है उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होगी या कुछ और होगा, तो उसने देखा कि जिस जार को उसने ओपन रखा था उसमें मैगट्स डेवलप हो गए। मैगट्स मतलब ये लार्वा होते हैं, मैगट्स हाउस फ्लाई के लार्वा होते हैं, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं हुआ, कोई मैगट्स डेवलप नहीं हुए। तो आप समझ में आ गया, क्योंकि सॉरी ये उल्टा कर दिया हमने, नहीं कवर्ड, ठीक है, कवर्ड जार है तो कवर्ड जार में कोई मैगट डेवलप नहीं हुआ, ओपन जार में मैगट्स डेवलप हुए। तो ऑब्वियसली जो जार ओपन था, हाउस फ्लाई उसमें आके बैठी होगी, मीट के ऊपर उसने अंडे दिए होंगे और हाउस फ्लाई तो चली गई होगी, और फिर वहां पर उन अंडों से मैगट्स डेवलप हो गए। कवर्ड जार को बिल्कुल कवर कर रखा था, इसलिए वहां किसी भी तरह के लार्वा, किसी भी मैगट्स के डेवलप होने के चांसेस नहीं थे। अगेन लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ये यहाँ प्रूव हो रहा है। सिमिलर एक्सपेरिमेंट फ्रांसिस्को रेड्डी की तरह एक और एक्सपेरिमेंट जो है लेजारो, ये दोनों साइंटिस्ट इटली के थे, लेजारो स्पेलेंजानी, लेजारो स्पेलेंजानी एक और हमारा यहाँ पर साइंटिस्ट था। उसने क्या किया, उसने वेजिटेबल्स को कुक किया प्लस मीट को कुक किया, और इस वेजिटेबल और मीट का उसने एक सूप बनाया, कुक्ड अच्छे से गर्म किया हुआ, और उसको दो अलग अलग फ्लास्क में रखा। एक उसने सील्ड फ्लास्क में रखा, अच्छे से सील्ड फ्लास्क में रखा, दूसरे में उसने लूजली कॉर्क्ड, उसका जो कॉर्क होता है उसको थोड़ा लूज रखा, उसने लूजली कॉर्क्ड फ्लास्क में रखा। अब आप मुझे बताइए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ किस में होगी? ऑब्वियसली जो सील्ड फ्लास्क होगा उसमें नहीं होगी, और जो लूजली कॉर्क्ड फ्लास्क होगा उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाएगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो जाएगी। तो अगेन इससे भी ये प्रूव होता है कि लाइफ ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। तो 3 साइंटिस्ट लिए हैं, आपको जो मेनली याद रखना है बच्चों वो लुईस पास्चर को याद रखना है, क्योंकि इसका ये एक्सपेरिमेंट बड़ा ही फेमस था। अब आपको एक बात बताता हूँ बच्चों, जो इस थ्योरी की सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इस थ्योरी से कंक्लूजन क्या निकल रहा है। कंक्लूजन ये निकल रहा है, ये थ्योरी जो है कंप्लीटली जो एबायोजेनेसिस वाली थ्योरी थी उसको डिसमिस करती है। दिस थ्योरी डिसमिस्ड थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। डू यू एग्री? बिल्कुल, कि जो नॉन लिविंग से लिविंग बनने की थ्योरी हमने ठीक इससे जो ऊपर पढ़ी है, उस थ्योरी को ये कंप्लीटली डिसमिस करता है। ये तीनों चारों जो साइंटिस्ट हैं ये उस थ्योरी को डिसमिस करते हैं कि नॉन लिविंग से लाइफ नहीं बनती है। तो फिर अब हम इनसे पूछें, या इनसे ये हम पूछें कि तो फिर आप हमें बताइए कि पृथ्वी पर सबसे पहले लाइफ आई कैसे? तो इन्होंने कहा वो हमें नहीं पता। मीन्स they dismissed theory of abiogenesis, but they did not answer origin of first life on earth. But they did not answer origin of first life on earth. इसका जवाब वो नहीं देते हैं बच्चों। तो इस थ्योरी की ये आपको खास बात है, ध्यान रखना है कि ये जो हमारे लुईस पास्चर हैं, लेजारो स्पेलेंजानी, फ्रांसिस्को रेड्डी, हक्सले, हार्वे और हक्सले, ये सब इन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस दी। उन्होंने कहा कि लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, कि भाई पहले कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, उसी से अगला लिविंग ऑर्गेनिज्म क्रिएट होगा, उसी से अगला लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा। ये थ्योरी इन्होंने दी, पर जब हम इनसे पूछते हैं तो फिर आप बताइए कि जो पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ पर वो कहाँ से आया, तो उसका इनके पास कोई जवाब नहीं। उन्होंने बोला वो हम नहीं जानते कि पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ से आया, हम तो ये जानते हैं कि जो लाइफ ओरिजिनेट होती है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से। तो ये इस थ्योरी का एक मेजर ड्रॉबैक है, लेकिन एटलीस्ट इस थ्योरी की अच्छी बात यह है कि ये जो इससे पहले वाली हमारी थ्योरी थी, कौन सी? स्पॉन्टेनियस जनरेशन, एबायोजेनेसिस, वॉन हेलमेंट का जो एक्सपेरिमेंट था, ये इन बातों को उन्होंने डिस्प्रूव कर दिया कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। नॉन नील रिवर में से अपने आप फ्रॉग्स पैदा हो जाएं या शर्ट से अपने आप चूहे पैदा हो जाएं, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता है।
नाउ कम टू अनदर थ्योरी, और अब हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशियल क्रिएशन। थ्योरी ऑफ स्पेशियल क्रिएशन। बच्चों, ये जो थ्योरी है ये बेसिकली रिलीजियस लिटरेचर बेस्ड थ्योरी है। ये रिलीजियस लिटरेचर बेस्ड थ्योरी है कि जो हमारे जितने भी रिलीजियस लिटरेचर हैं, चाहे बाइबल हो जाए, चाहे हमारे वेद पुराण हो जाए, पुराण हो या कुरान हो, या इन सभी जो ये हमारे लिटरेचर हैं उनमें ये लिखा हुआ है कि जो आज की प्रेजेंटली हम जिस अर्थ को देख रहे हैं, जिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम देख रहे हैं, जिन स्पीशीज़ को हम देख रहे हैं, वो सब आज भी ऐसे थे, और जब इस पृथ्वी का ओरिजिन हुआ है तब भी ये ऐसे थे और आगे भी ऐसे रहेंगे। एंड ऑल दीज थिंग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सम सुप्रा पैरा नेचुरल पावर जो होती है, उन्होंने इस पृथ्वी को बनाया, उन्होंने इस स्पीशीज़ को बनाया, और जब से बनाया तब से लेकर आज तक ये वैसा का वैसा है। कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ है, कोई ओरिजिन ऑफ लाइफ भी नहीं है, हम सब ऐसे के ऐसे क्रिएट हुए हैं। भाई इसके तीन जो है इम्पोर्टेंट कॉनोटेशंस हैं इस थ्योरी के, 3 इम्पोर्टेंट कॉनोटेशंस। पहला, ये थ्योरी ये कहती है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स वर क्रिएटेड एज सच। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स वर क्रिएटेड एज सच, जैसे आज हैं वैसे के वैसे उनको क्रिएट किया गया है। दूसरा ये कहते हैं कि डाइवर्सिटी वॉज ऑलवेज सेम सिंस क्रिएशन एंड विल बी द सेम इन द फ्यूचर। आज जितनी वैरायटी, जितनी स्पीशीज, जितने ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल्स के थे, क्रिएशन के दिन भी उतने ही थे और आगे भी हमेशा उतने ही रहेंगे। डाइवर्सिटी वॉज ऑलवेज सेम सिंस क्रिएशन and will be the same in future also. Okay, and then we have third connotation. ये भी कहते हैं कि अर्थ कोई इतनी पुरानी नहीं है जितनी हम 4.5 बिलियन ईयर्स एगो जो हमने बताया, इतनी पुरानी अर्थ नहीं है। अर्थ इज हार्डली 4000 ईयर्स ओल्ड। तो ये जो सारा प्रोसेस हुआ है ये सिर्फ 4000 साल पुराना है। तो ऑब्वियसली ये जो थ्योरीज़ हैं बच्चों, ये माइथोलॉजिकल बेस्ड थ्योरी है और ये थ्योरी भी ट्रू नहीं है। पर एनीवे इसके हमारे पास इस तरह के 3 कॉनोटेशंस हैं। कोई भी माइथोलॉजिकल लिटरेचर हम उठा लें, इवन हिंदुइज़्म में भी बताया गया है कि जो पूरी पृथ्वी है वो मनु और श्रद्धा की संतान है, उन्होंने ही सबको, उन्हीं से सब बने हैं। इस तरह की कई सारी थ्योरीज़ है। इस थ्योरी को हम थ्योरी ऑफ स्पेशियल क्रिएशन कहते हैं। ओके, अब हमारे पास जो अगली साइंटिफिक मोस्ट एक्सेप्टेड और जो ट्रू थ्योरी है उसके बारे में हम बात करेंगे, केमिकल इवोल्यूशन एंड थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, जिसे हम नेचुरलिस्टिक थ्योरी कहते हैं, उसे हम अगले पार्ट में करेंगे। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आफ्टर टॉकिंग अबाउट वेरियस थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, now let's begin with the most important scientifically correct and accepted theory of origin of life on the earth. इस थ्योरी को बच्चों हम मॉडर्न थ्योरी कहते हैं, इसे हम नेचुरलिस्टिक थ्योरी भी कहते हैं, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन भी कहते हैं, आर्टिफिशियल सिंथेटिक थ्योरी भी कहते हैं, और इसे हम प्राइमरी ए बायोजेनेसिस थ्योरी भी कहते हैं। ये जो थ्योरी है बच्चों, ये 2 साइंटिस्ट्स ने दी है, एक ओपेरिन रहा है और दूसरे उसमें से हेल्डेन है। ओपेरिन वर्ड आपके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एक ओपेरॉन कॉन्सेप्ट आता है, उससे मिलता जुलता है, लेकिन आपको ओपेरिन और ओपेरॉन को बिल्कुल डिफरेंट रखना है। लेक ओपेरॉन आप पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, वो अलग चीज़ है। ये साइंटिस्ट का नाम है ओपेरिन। यहाँ वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो हमारे साइंटिस्ट रहे हैं ओपेरिन, इन्होंने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है, ही रोट ए बुक
ही रॉट अ बुक जिसका नाम ही उन्होंने रखा है ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो ये इन्होंने एक बुक भी लिखी है ओपेरिन ने, ध्यान रखना है। अगेन यहाँ पर भी एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन कई बार बनता है और बच्चे जल्दबाजी में गलती कर लेते हैं। हमारे पास एक बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ और एक ये है ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, दिस इज़ ओरिजिन ऑफ लाइफ जो कि ओपेरिन ने लिखी है। बच्चों ये जो थ्योरी है वो ये कहती है कि जो फॉर्मेशन ऑफ लाइफ हुआ है हमारा, जो इस पृथ्वी पर ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ है, इट वाज प्रिसीडेड बाय केमिकल इवोल्यूशन। देखिए इसका जो मेन कंटेंट है वो ये है कि फॉर्मेशन ऑफ लाइफ प्रिसीडेड बाय केमिकल इवोल्यूशन। ये इस थ्योरी का मेन कंटेंट है। तो ये हमने यहाँ इसका समरी जो है इस थ्योरी की लिख ली। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि एग्जैक्टली क्या है। यहाँ एक हमारे लिए बड़ा जो है इम्पोर्टेंट वर्ड और आ रहा है। ये देखो यहाँ मैंने इस थ्योरी को एक नाम और दिया है, प्राइमरी एबायोजेनेसिस। आप ध्यान से समझना, ध्यान से सीखना इस थ्योरी को। ये जो एबायोजेनेसिस वर्ड है ना बच्चों, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। देयर वाज ए थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। अगर आप देखें, ये देखिए यहाँ ये मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन की है स्पॉन्टेनियस जनरेशन, और उस थ्योरी को हमने एक नाम दिया है ए बायोजेनेसिस थ्योरी। इस ए बायोजेनेसिस का क्या मतलब होता है? ए बायोजेनेसिस का मतलब होता है नॉन लिविंग से लिविंग लाइफ अगर बन रही है तो हम इसे ए बायोजेनेसिस कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो हम इस ए बायोजेनेसिस थ्योरी को तो पहले ही डिस्प्रूव कर चुके हैं, स्पॉन्टेनियस जनरेशन को हम पहले ही डिस्प्रूव कर चुके हैं। हमने वॉन हेलमेंट का एक्सपेरिमेंट सही नहीं माना है, हमने ये स्टेटमेंट भी गलत प्रूव कर दिया है कि इस तरह से नाइल रिवर जो है उसमें अगर लाइट गिरती है तो फ्रॉग्स और फिशेस पैदा हो जाते हैं, क्रोकोडाइल्स पैदा हो जाते हैं। वो सारी तो हमारे ये जो लुईस पाश्चर और इन्होंने सारी डिस्प्रूव ऑलरेडी कर दी है। इन्होंने उसकी एक ऑपोजिट थ्योरी दी है, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। अब हम वापस जो मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरी पर आ रहे हैं, वो मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरी का भी नाम क्या है? देखिए आप, उसका नाम है प्राइमरी ए बायोजेनेसिस। लेकिन उस ओरिजिनल ए बायोजेनेसिस और प्राइमरी ए बायोजेनेसिस में थोड़ा सा फर्क है। यहाँ हमने आगे प्राइमरी वर्ड लगाया, इसको आप समझिए। प्राइमरी ए बायोजेनेसिस थ्योरी क्या कहती है और ए बायोजेनेसिस थ्योरी क्या कहती है? लेट्स सी, हम यहाँ लिखते हैं कि जैसे जो ए बायोजेनेसिस है उसमें हम ये कहते हैं कि जो नॉन लिविंग मैटर है, जैसे कोई मड है, कुछ कीचड़ या घास फूस कुछ भी है, और वॉन हेलमोंट के अनुसार अकॉर्डिंगली कोई शर्ट गंदी सी है, उसमें से ऑटोमेटिकली लाइफ क्रिएट हो जाती है, स्पॉन्टेनियसली लाइफ क्रिएट हो, सडनली उसमें चूहे पैदा हो जाएंगे या सडनली उसमें फिशेज पैदा हो जाएगी। ओके, अब ऑन द अदर हैंड प्राइमरी ए बायोजेनेसिस जिसे अभी हम पढ़ने वाले हैं, मॉडर्न थ्योरी है ये क्या कहता है? प्राइमरी ए बायोजेनेसिस ये कहता है बच्चों कि लाइफ तो नो डाउट नॉन लिविंग से ही क्रिएट हुई है। जो पहला फॉर्मेशन ऑफ लाइफ है वो नॉन लिविंग मटेरियल से हुआ है, लेकिन यूँ सडनली फ्रॉग और ऐसे पैदा नहीं हो सकते। इनका कहना ये था कि इनिशियली कुछ एटम्स थे, ध्यान से सुनना, उन एटम्स से इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, और उन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से पहले यूनिसेलुलर लाइफ बनी है। यूँ नहीं है कि एक सिंगल सेल कोई लाइफ बनी है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है लाइफ के बनने से पहले का, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को उसने कहा केमिकल इवोल्यूशन, और इस थ्योरी को प्राइमरी ए बायोजेनेसिस कहा है। ऐसा नहीं है बच्चों कि सडनली मड में से सीधे कॉम्प्लेक्स एनिमल पैदा हो जाएंगे। पहले केमिकल इवोल्यूशन हुआ है उनके अकॉर्डिंगली, कि जब आज से 3 बिलियन ईयर्स अगो या 4 बिलियन ईयर्स अगो, एग्जैक्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा कि हमें क्या आंसर लिखना है एग्जाम में, 4 बिलियन लिखना है या 3 बिलियन लिखना है, क्योंकि पहले मैं आपको बता चुका हूँ
कि लाइफ अपीयर्ड ऑन द अर्थ 4 बिलियन ईयर्स एगो। आज मैं एक नया और आपको डेटा दूंगा, नया हम नंबर बताऊंगा आपको। तो अब एग्ज़ाम में हमें क्या लिखना है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। बट एनीवे, अभी हमारा जो पार्ट है वो आपको ये समझना है कि ए बायोजेनेसिस और प्राइमरी ए बायोजेनेसिस में क्या फ़र्क है। ए बायोजेनेसिस में सीधे मड से 21 डेज में या शर्ट से 21 डेज में चूहे पैदा हो जाएंगे। ये थ्योरी कंप्लीटली गलत है बच्चों। प्राइमरी ए बायोजेनेसिस इस ए बायोजेनेसिस का डिफरेंट वर्जन है। इसमें भी कहा तो यही जा रहा है कि जो नॉन लिविंग एटम्स हैं, एटम लिविंग नहीं हो सकते हैं ना बच्चों, नॉन लिविंग एटम से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनते गए और फाइनली उन्हीं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से एक दिन ऐसा आया कि उसमें लाइफ ओरिजिनेट हुई। और लाइफ ओरिजिनेट हुई तो वो भी ऐसा नहीं है कि सीधे चूहे या फ्रॉग या फिशेज या ऐसे कोई एनिमल बन गए। पहला एक यूनिसेलुलर लाइफ, पहली एक यूनिसेलुलर लिविंग सेल बनी होगी जिसमें तो न्यूक्लियस भी नहीं था। मतलब मान के चलिए कि जो पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे बना वो प्रोकैरियोटिक टाइप का रहा होगा, इवन उससे भी पुअर टाइप का वो पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म रहा होगा। तो दिस इज व्हाट वी कॉल प्राइमरी ए बायोजेनेसिस थ्योरी। इसके और क्या क्या नाम है? मॉडर्न थ्योरी, क्योंकि ये लेटेस्ट दी गई है। नेचुरलिस्टिक थ्योरी है ये। नेचुरलिस्टिक थ्योरी इसको इसलिए कहा गया क्योंकि जो नेचुरल प्रोसेस हुआ है उसी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, देयरफॉर इट इज नेचुरलिस्टिक थ्योरी, रियल थ्योरी है ये। इसको हमने केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी भी कहा। क्यों कहा केमिकल इवोल्यूशन? आपको समझ में आ गया कि जब लाइफ ओरिजिनेट हुई है उससे पहले केमिकल कंपाउंड्स का इवोल्यूशन हुआ है, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नोन एज केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी। इसको हम आर्टिफिशियल सिंथेटिक थ्योरी भी कहते हैं। अब देखो बच्चों, सुनिए ध्यान से मेरी बात को सुनना। ये जो मैंने प्रोसेस अभी आपको एक्सप्लेन किया कि एटम से इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने होंगे, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने होंगे, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने होंगे, ये सारी थ्योरी है ना। तो अब इस थ्योरी को हमें प्रूव भी करना है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एटम से इवोल्यूशन के थ्रू इनऑर्गेनिक, सिंपल ऑर्गेनिक और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन सकते हैं। तो मैं अभी आपको थोड़ा आगे जाके बताऊंगा कि स्टेनले मिलर नाम का एक साइंटिस्ट हुआ है, उसने इस थ्योरी को अपनी लेबोरेटरी में प्रूव किया है। उसने कहा है कि हाँ ये पॉसिबल है, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाए जा सकते हैं। अपनी लैब में एक फ्लास्क में उसने 4000 जो 4 बिलियन ईयर्स एगो की कंडीशंस थी वैसी कंडीशंस क्रिएट करी और उस कंडीशन में उसने इस तरह के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना के दिखाए हैं हमें। सिंपल एटॉमिक स्टेज से, सिंपल मॉलिक्यूलर स्टेज से उसने ये कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना के बताए हैं। एंड दैट इज वाई सिंथेसिस किया है उसने अपनी लैब में, एंड देयरफॉर वी कॉल इट आर्टिफिशियल सिंथेटिक थ्योरी। तो मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। एंड व्हाई इट इज कॉल्ड प्राइमरी ए बायोजेनेसिस थ्योरी, तो वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि अल्टीमेटली इसमें भी नॉन लिविंग से ही लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाए जा रहे हैं, बट सडनली नहीं बनाए जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप बनाए जा रहे हैं कि कैसे पहले केमिकल इवोल्यूशन हुआ है और केमिकल इवोल्यूशन के बाद में बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ है। तो ये केमिकल इवोल्यूशन एग्जैक्टली क्या रहा है वो आगे बढ़ने से पहले इस पार्ट को हम एक बार हटा देते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया है, डिफरेंस बताया है मैंने आपको कि एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है। ओके, तो ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी आपको ये बताती है कि सबसे पहले इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स रहे होंगे, उन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने होंगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से सबसे पहले लाइफ बनी होगी, फॉर्मेशन ऑफ लाइफ। इज दैट क्लियर? इसमें दो पार्ट हो जाएंगे। जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनने का प्रोसेस है उसे हम केमिकल इवोल्यूशन कहेंगे, केमिकल इवोल्यूशन कहेंगे। और एक बार जब ये वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, यू नो व्हाट टाइप ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, कौन से मॉलिक्यूल बने होंगे, like RNA, like proteins, like polysaccharides, ये सब जब एक बार बन गए होंगे तो उसके बाद इन्हीं मॉलिक्यूल से लाइफ बनी होगी। तो वो भी सडनली तो नहीं बन सकती ना, तो उसमें भी कुछ प्रोसेस लगा होगा, कुछ टाइम लगा होगा। उस प्रोसेस को हम बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कहेंगे। समझ जाएं आप,
इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से जो पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है, उस प्रोसेस को हम बायोलॉजिकल इवोल्यूशन नाम देंगे। तो ये हमारा जिस्ट है, ये हमारी समरी है इस थ्योरी की, जिसे हमने नाम दिया है मॉडर्न थ्योरी या आर्टिफिशियल सिंथेटिक थ्योरी या प्राइमरी एबायोजेनेसिस थ्योरी। ओके, अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, इसको हम और आगे समझते हैं कि एग्जैक्टली केमिकल इवोल्यूशन कैसे हुआ होगा। लेट्स कम टू दैट पार्ट। ये हमारा पास ये जो स्लाइड है आपके सामने, इसमें पूरा केमिकल इवोल्यूशन एक्सप्लेन है। इट इज़ बिलीव्ड कि जब मैंने भी आपको ये बात समझाई थी कि जब हमारी अर्थ बनी आज से 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, उस समय उसका टेम्परेचर एक्सट्रीमली हाई था और इतने हाई टेम्परेचर में कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है। तो उस समय इस अर्थ पर मॉलिक्यूल्स नहीं थे, उस समय सिर्फ एटम थे। पूरी पृथ्वी पर जितनी भी तरह के छोटे हों या बड़े हों, सभी एलिमेंट्स एटॉमिक स्टेज में एग्जिस्ट करते हैं। बाकी एटम की अभी बात नहीं करते हैं। हमारे लिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये सभी देखिए एटॉमिक स्टेज में एग्जिस्ट करते रहे। फिर बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे टेम्परेचर कम होने लगा। जब टेम्परेचर कम होने लगा तो ये मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे। इन्हें कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा, सडनली कार्बन हाइड्रोजन के साथ नहीं जुड़ेगा, सबसे पहले ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा और H2O बनेगा। यहाँ ध्यान रखना, ये ऑक्सीजन गैस नहीं है, ऑक्सीजन के एटम्स हैं। नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करी, अमोनिया बना। कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी, कार्बन डाइऑक्साइड बना। नाइट्रोजन ने नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करी, नाइट्रोजन गैस बनी। हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करी, हाइड्रोजन गैस बनी। ध्यान रखें, ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके O2 उस समय तक नहीं बना। बाद में जाके क्या हुआ बच्चों कि हमारे पास दो कंपाउंड और बन गए, मीथेन और अमोनिया और बने। सॉरी, ये मैंने यहाँ गलत लिख दिया है। एक मीथेन, अमोनिया तो पहले ही बन चुका है, अमोनिया की जगह यहाँ हम लिखेंगे हाइड्रोजन साइनाइड HCN। तो जो अगला कंपाउंड बने वो हाइड्रोजन साइनाइड बना, HCN बना। ये दोनों हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। देखिए अगेन ध्यान दें, यहाँ ये जो हमारे पास वाटर है, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये सारे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने। तो जब एटॉमिक स्टेज से हम आगे बढ़े तो पहले कुछ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने और इन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बाद में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने। और अर्ली अर्थ पर जो पहले दो और अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने वो मीथेन और हाइड्रोजन साइनाइड थे। ये दोनों हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है बच्चों, ध्यान रखना। और आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस अर्थ पर पहले जो दो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने वो कौन से रहे होंगे, तो वो मीथेन और अमोनिया। यहाँ कुछ और भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हुई होगी, डायरेक्ट मीथेन और अमोनिया कैसे बना होगा मैं उस पार्ट को अभी स्किप कर रहा हूँ क्योंकि हमें उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन यहाँ से यही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा और वो आपको यही पूछा जाएगा एग्जैक्टली कि कौन से दो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। आपका जवाब रहेगा मीथेन और हाइड्रोजन साइनाइड। तो देखो बच्चों, अब तक हमने देखा कि जो एटम्स थे उनसे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से पहले अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने। देन दे सेड कि जो अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने मीथेन और हाइड्रोजन साइनाइड, इन्हीं मॉलिक्यूल्स की आपस में रिएक्शन होने लगी और उस रिएक्शन से सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने। फर्क समझ में आ रहा है? अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। कौन से सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने? एल्डिहाइड्स बने, कीटोन्स बने, अल्कोहल्स बने, पेंटोज शुगर लाइक राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, हेक्सोज शुगर, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फैटी एसिड्स बनने लगे, ग्लिसरॉल्स बनने लगे, प्यूरिन्स बनने लगे, पिरिमिडीन्स बनने लगे, एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन वगैरह वगैरह, और इवन डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये सारी रिएक्शंस कहाँ हो रही थी बच्चों? ये सारी रिएक्शंस वो जो हमारी हॉट अर्थ जो रही थी उस अर्थ में, मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर्स में बताया कि जब पानी ठंडा होकर गिरने लगा तो हमारी अर्थ की सरफेस पर ओशियन बनने लगा। मैंने आपको समझाया था कि उस ओशियन का जो पानी था वो बहुत ही ज़्यादा गर्म था, ऑलमोस्ट वो बॉइलिंग वाटर था। और ये जितनी भी रिएक्शंस हो रही है ये उसी समय
कि उस बॉइलिंग वाटर में हो रही थी। अच्छा, ये भी बात अपने दिमाग में बिठा के रखना कि जो अर्ली ओशियंस बने थे वो आज के ओशियंस की तरह इतने डीप नहीं थे, यानी उस समय इतना ज़्यादा पानी प्रेजेंट नहीं था। तो वो सारे ओशियंस जो बने थे वो शैलो ओशियंस थे एज कंपेयर टू द ओशियंस विच वी कैन सी टुडे, है ना। इतने गहरे ओशियंस नहीं थे, शैलो थे, क्योंकि पानी जब पृथ्वी पर गिरता तो वो तो इमीडिएटली बॉयल होकर वापस इवोपोरेट हो जाता, तो वहाँ पर पानी की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं थी। और उसी बॉइलिंग वाटर में कम क्वांटिटी का पानी है, उसी पानी में ये सारी की सारी रिएक्शंस हो रही। अच्छा, एक चीज़ और आप यहाँ देख सकते हो बच्चों कि ये सारी एनाबॉलिक रिएक्शंस है, मीन्स यहाँ पर सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, छोटे मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल बन रहे हैं। और ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब कभी आप किसी छोटे मॉलिक्यूल से बड़ा मॉलिक्यूल बनाओगे तो उसके लिए आपको एनर्जी का इनपुट देना पड़ेगा, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, मीन्स इस सारे प्रोसेस में हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो एनर्जी हमारे लिए उस समय कोई बड़ी बात नहीं रहेगी, क्योंकि वो जो एनवायरनमेंट था वो वैसा ही, आप सोच लीजिए कि उस समय आज से 3 बिलियन ईयर्स एगो या 4 बिलियन ईयर्स एगो की अर्थ की अगर आप बात करते हैं तो अर्थ इटसेल्फ वाज वेरी हॉट, तो हाई टेम्परेचर चाहिए था। हाई टेम्परेचर वाज नॉट ए बिग प्रॉब्लम, उस समय हाई टेम्परेचर ऑलरेडी अवेलेबल था। दूसरा, क्योंकि अर्थ की जो सरफेस थी जो धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, वो जो आउटर लेयर थी वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं थी। तो ऐसे में बच्चों यूं समझ लीजिए आप कि अर्थ की जो आउटर लेयर ठंडी होकर सॉलिडिफाई हो गई थी वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं थी। अब आप जरा सोचिए कि अगर वो ज़्यादा थिक नहीं होगी तो क्या कंडीशंस बनेगी? कंडीशंस बनेगी वॉल्केनिक इरप्शंस की। आज हम कहीं कहीं पर, आज की अर्थ पर, दुनिया में कुछ एक जगह ऐसी है जहाँ वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं, जहाँ अर्थ की जो सरफेस है वो थोड़ी थिन है, अंदर से लावा बाहर आ रहा है। लेकिन उस समय ये कोई बड़ी बात नहीं थी। हर कहीं पर हर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर उस पूरी पृथ्वी पर वॉल्केनिक इरप्शंस उस समय बड़े ही कॉमन थे। तो उस वॉल्केनिक इरप्शन से भी काफ़ी सारी क्वांटिटी में लावा मैग्मा बाहर आता और उससे भी एनर्जी मिल जाती। हाई टेम्परेचर, वॉल्केनिक इरप्शन से एनर्जी मिल गई। तीसरा, उस समय क्या है कि जो यूवी लाइट्स थी, हमारा एटमॉस्फेयर भी इतना थिक नहीं था, तो जो यूवी लाइट्स थी वो बड़ी आसानी से हमारी अर्थ की सरफेस पर आ जाती, उन यूवी लाइट से भी एनर्जी मिलती। साथ ही साथ बादल जो थे, वो मैंने बताया आपको कि एटमॉस्फेयर में खूब सारी वाटर वेपर थी, कई सारी गैसेस के पार्टिकल्स वगैरह, क्लाउड्स, ये सारी चीज़ें बड़ी कॉमन थी। तो उस समय जो लाइटनिंग होती थी वो भी बड़ी ज़्यादा लाइटनिंग होती थी, तो उस लाइटनिंग से भी एनर्जी मिल जाती। तो एनर्जी वॉज नॉट ए बिग प्रॉब्लम उस समय। हाई टेम्परेचर, वॉल्केनिक इरप्शन, सन कॉस्मिक रेज जो आ रही है, यूवी लाइट जो आ रही है लगातार वहाँ, मतलब अभी कभी हमारा जैसा मानसून में मौसम नहीं हो जाता है बच्चों कि बादल आ रहे हैं, घने बादल आ गए, बारिश हो रही है तेज और बिजलियाँ कड़क रही है। उस समय तो आप ये मान के चलिए कि कुछ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक ऐसा का ऐसा मौसम रहता था, 24 आवर्स ऐसा ही मौसम रहता था, बस बारिश होती रहती, जमीन पूरी गर्म भाप बन के वहाँ से वापस पानी इवोपरेट हो रहा है। तो आप उसकी उस समय की कंडीशंस को जस्ट इमेजिन करिए। तो उस समय इन छोटे मॉलिक्यूल से इन बड़े मॉलिक्यूल्स के बनने का जो प्रोसेस है, ये कोई हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोसेस नहीं, मतलब उसके लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशंस चाहिए थी ना बच्चों, वो कंडीशंस इजीली अवेलेबल थी। और वो जो समुद्र, हमारी पृथ्वी की सतह पर, सरफेस पर जो कम गहरे छोटे छोटे खड्डे थे जिनमें पानी भर गया था, जिन्हें हम ओशियन कह रहे हैं, उन्हीं खड्डों में ये सारी रिएक्शंस हो रही है, क्योंकि वहाँ का जो पानी है वो बॉइलिंग वाटर है। ओके। और दूसरा जो एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, सबसे बड़ी बात, ध्यान से सुनना, जब कोई छोटे मॉलिक्यूल से बड़ा मॉलिक्यूल बनता है तो बेसिकली ये रिडक्शन होता है। जब कोई बड़ा मॉलिक्यूल टूटता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है, या यूं समझे कि ऑक्सीडेशन से बड़े मॉलिक्यूल से छोटा बनता है और रिडक्शन से छोटे मॉलिक्यूल से बड़ा बनता है। ये जितनी भी रिएक्शंस है ये सारी रिड्यूसिंग रिएक्शंस है, बड़ा मॉलिक्यूल बनाना है आपको। और उस समय की एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कि उस समय एटमॉस्फेयर में
ऑक्सीजन ऑल टुगेदर एब्सेंट थी, तो किसी भी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नहीं होता, बल्कि उस समय लार्ज क्वांटिटी में हाइड्रोजन गैस अवेलेबल है। आज की तारीख में सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है। आज तुम सोचो कि किसी वाटर बॉडी में इस तरह से ओरिजिन ऑफ लाइफ हो जाए, हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज का एनवायरनमेंट ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट। आज आप क्या करोगे, शुगर की, ग्लूकोज की या सुक्रोज की, फ्रक्टोज का एक बैग आप बाहर कहीं ले जाके रख दो, आप देखोगे कि 6 दिन 10 दिन में तो वो जो शुगर है वो डिकम्पोज हो जाएगी। बाहर की जो ऑक्सीडाइजिंग कंडीशंस है, जो बैक्टीरिया हैं, जो माइक्रोब्स है, वो सब उस शुगर का डिकम्पोजिशन कर देंगे और वो शुगर विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीडेशन हो जाएगा बाहर। क्यों? क्योंकि आज का एनवायरनमेंट ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट है। आज हवा में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो हर चीज का ब्रेकडाउन करेगी, वो हर चीज का डिग्रेडेशन करेगी, वो हर चीज को ऑक्सीडाइज कर देगी वो ऑक्सीजन। तो आज बायोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। सिंपल मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल का बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है। आज बड़े मॉलिक्यूल से छोटे मॉलिक्यूल का डिग्रेडेशन स्पॉन्टेनियसली हो जाएगा, पर उस समय सिनेरियो डिफरेंट था। उस समय जो कंडीशन थी, हम ये कह सकते हैं कि उस समय रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, कंटेनिंग, और उसमें दो पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट चीज थी। उस समय के उस रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन थी, प्लस उस समय उसमें मीथेन और उस समय अमोनिया। ये सब रिड्यूसिंग कंपाउंड्स हैं जो किसी न किसी का रिडक्शन करेंगे। तो दीज आर द रिक्वायर्ड कंडीशंस फॉर दिस केमिकल इवोल्यूशन। इस एक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से क्या इतने कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन सकते हैं? एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, पेंटोज, हाँ बन सकते, उस समय बन सकते थे। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट पूरा रिड्यूसिंग था, ऑक्सीजन एब्सेंट थी अर्ली अर्थ पे, अर्ली एटमॉस्फेयर में। हाइड्रोजन, मीथेन और अमोनिया थे, इन्होंने रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया। और हाई टेम्परेचर, वॉल्केनिक इरप्शन, यूवी रेज और लाइटनिंग से खूब सारी एनर्जी मिली। उस एनर्जी से ये सिंपल एटॉमिक स्टेज से हम इस तरह के सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना पाए। और जब एक बार जैसे ये अमाइनो एसिड्स बन गए, तो फिर उन अमाइनो एसिड्स के आपस में जुड़ने से प्रोटीन्स बन गई। हेक्सोज और पेंटोजेस बन गए, उनसे पॉलीसेकेराइड्स बन गए। ग्लिसरॉल से, फैटी एसिड से फैट्स वगैरह बन गए। इवन उस समय डीएनए और आरएनए भी बन गए, और ये सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन गए। अब आप सोचिए कि जो पहले लिविंग सेल बनेगी, उसको किसकी रिक्वायरमेंट? उसको इन्हीं चीज़ों की तो रिक्वायरमेंट है। प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, डीएनए, आरएनए। ये देखो, प्यूरिन्स और पिरीमिडिन से डीएनए बन जाएंगे, आरएनए बन जाएंगे, फैट्स बन जाएगी। जब ये सारे मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, तो इन्हीं की मॉलिक्यूल से आगे जाके पहला लिविंग सेल बनेगा। उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। लेकिन ये जो सिनेरियो, उस समय की जो कंडीशंस, मैंने आपके दिमाग में अभी एक पिक्चर जो जनरेट करी कि उस समय की अर्थ हमारी कैसी रही होगी। तो हमारे जो ये साइंटिस्ट हैं, हेल्डेन, है ना, क्योंकि ये थ्योरी किसने दी? ओपेरिन और हेल्डेन ने दिए। तो उस हेल्डेन ने एक वर्ड भी यूज किया। हेल्डेन सेड, उन्होंने ये बताया कि उस समय का जो हमारा ओशियन था वो, और उस जो ओशियनिक वाटर था उस समय का, उस ओशियनिक वाटर को उन्होंने हॉट प्रीबायोटिक सूप कहा। उन्होंने कहा कि वो जो पानी था उसको हॉट प्रीबायोटिक सूप या हॉट डाइल्यूट सूप कहा। उन्होंने सूप की तरह था, कि जो आज हम तरह तरह के सूप पीते हैं, टोमेटो सूप या ऐसा कुछ। तो आप सोचिए कि वो पानी था, गर्म उबलता हुआ पानी है। उस गर्म उबलते हुए पानी में प्रोटीन्स प्रेजेंट है, उसके अंदर पॉलीसेकेराइड्स प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है, आरएनए प्रेजेंट है, फैट्स प्रेजेंट है, और वो भी हाई कंसंट्रेशन में। ये यहाँ भले डाइल्यूट लिखा हुआ है, इस डाइल्यूट का मतलब आप उतना भी बिल्कुल डाइल्यूट मत समझ, आज के जैसा नहीं है। कंपैरेटिवली वो पानी जो था उसकी क्वांटिटी कम थी, तो उसमें ये मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन यूँ थोड़ी ज़्यादा ही रही होगी। और ऐसे में जिस तरह से उसमें सोडियम क्लोराइड वगैरह इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, तो ऑब्वियस है उनको हमने ये लिखा नहीं है, लेकिन वो भी, यानी कि उसमें सॉल्ट भी प्रेजेंट है, उसमें थोड़ा फैट भी प्रेजेंट है, डीएनए, आरएनए, ये सारी चीज़ें मॉलिक्यूल्स उसके अंदर प्रेजेंट है। तो क्यों ना उसकी अपीयरेंस सूप जैसी होगी, डेफिनेटली होगी। एंड देयरफॉर उस सूप को उन्होंने, हेल्डेन जो था, उन्होंने उसे हॉट डाइल्यूट सूप कहा।
प्रीबायोटिक सूप कहा, है ना। क्यों ऐसा कहा? बिकॉज दैट वाज कंसंट्रेटेड ओशियनिक water, that was concentrated oceanic water containing complex organic molecules, where polymerization of simple organic molecules occurred and life originated. यहाँ एक नया वर्ड और आया अभी, दैट इज पॉलीमराइजेशन। तो ये मैं आपको समझा देता हूँ, आपके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। ये देखिए, यहाँ हमने लिखा अमाइनो एसिड्स, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, और यहाँ लिखा हमने प्रोटीन। बच्चों प्रोटीन क्या होते हैं? अमाइनो एसिड की चेन होती है ना। तो उसी समुद्र के पानी में जब अमाइनो एसिड्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे, पॉलीमराइज होने लगे, तो उनसे प्रोटीन्स बनी। ये जो हमारे यहाँ पर पेंटोजेज और ये जो हेक्सो शुगर्स हैं, उनके पॉलीमराइजेशन से पॉलीसेकेराइड्स बने, और जो फैटी एसिड्स हैं उनके ग्लिसरॉल के साथ रिएक्शन होने से फैट्स बने। प्यूरिन और पिरिमिडिन ने जो पेंटोज से और नाइट्रोजन बेसेस से रिएक्शन, पेंटोज वगैरह से और फॉस्फेट से रिएक्शन करी, तो धीरे धीरे न्यूक्लियोटाइड बने, और न्यूक्लियोटाइड के आपस में जुड़ने से डीएनए, आरएनए वगैरह सारे मॉलिक्यूल्स उस समय बन गए। तो ये हमारा पूरा का पूरा केमिकल इवोल्यूशन हुआ। अभी मैंने आपको ये नहीं समझाया है कि ये प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड्स, डीएनए, आरएनए से पहली लिविंग सेल कैसे बनी होगी, ये हम बाद में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन ये भी आता है बच्चों कि ये जो थ्योरी हमने बना दी है कि कैसे कैसे सिंपल एटॉमिक स्टेट से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बने होंगे, तो क्या ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई होगी, या हम ऐसे ही पेपर पर लिख कर दे रहे हैं और इसको एक्सेप्ट कर लें? तो ऐसे में इस थ्योरी को प्रूव करना हमारे लिए एक बड़ा मेजर टास्क रहा कि क्या ऐसा हुआ होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए हमारे पास हमारा अगला साइंटिस्ट आता है, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि स्टैनले मिलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। ये देखिए उनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश करी है स्टैनले मिलर ने कि जो बात ऊपर ओपेरिन और हेल्डेन ने कहा है और जो केमिकल इवोल्यूशन की थ्योरी उन्होंने दी, वो बिल्कुल सही है। तो ये देखिए उनका इस तरह का एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। ये मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट ऑफ स्टैनले मिलर। ये एक साइंटिस्ट था, और ये जो सेटअप उन्होंने बनाया है वो हेरोल्ड यूरे की लेबोरेटरी में बनाया था। तो एक्सपेरिमेंट ऑफ स्टैनले मिलर इन द लेबोरेटरी ऑफ हेरोल्ड यूरे। तो इनको भी हमको भूलना नहीं है, लैब उन्होंने दी है तो लैब का नाम आना ही चाहिए, किसकी लैब थी। इस तरह का एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। आप देखिए इसको, यहाँ पर से शुरुआत कर दें। ये पानी भरा हुआ है यहाँ, और जैसे इसमें बता नहीं रखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस पानी को उन्होंने यहाँ नीचे से बॉईल किया है। तो ये बॉइलिंग वाटर है, और ये जो बॉइलिंग वाटर है ये वाटर वेपर बन के H2O, यहाँ से ये वेपर ऊपर जाएगी, और वैक्यूम पहले ही क्रिएट कर दिया था इसमें, और कोई दूसरी गैसेज नहीं है। वो वाटर वेपर यहाँ आ गई, इस बड़े से चैम्बर में आ गई। इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? इसमें H2O प्रेजेंट है, प्लस उन्होंने क्या किया है कि इस चैम्बर में पहले से मीथेन के साथ अमोनिया, और अमोनिया के अलावा हाइड्रोजन गैस भी पहले से भर दी। इनका रेशियो उन्होंने फिक्स रखा था 2:1:2। तो ये मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस इस फ्लास्क में यहाँ भरी हुई है। चौथा कंपोनेंट इसमें और आ चुका है, और वो चौथा कंपोनेंट क्या है बच्चों? चौथा कंपोनेंट वाटर वेपर है। तो अब यहाँ हमारे पास टोटल 4 कंपोनेंट्स है। इसके अलावा उन्होंने क्या किया कि यहाँ देखिए आप, ये 2 इलेक्ट्रोड्स उन्होंने एक दूसरे के साथ थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे लगा रखे हैं। ये 2 इलेक्ट्रोड्स लगा रखे हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये इलेक्ट्रोड्स हैं,
और इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में उन्होंने हाई वोल्टेज जनरेट किया। तो उससे क्या है, ये यहाँ पे देखो स्पार्किंग हो रही है, यू कैन सी दैट यहाँ पे इस जगह पर ये थोड़ी सी स्पार्किंग हो रही है। ये स्पार्किंग जो है ये उस समय की लाइटनिंग कंडीशन को क्रिएट, मैंने नहीं बताया आपको एनर्जी कहाँ से मिली होगी, लाइटनिंग से मिली होगी। तो लगातार हर सेकंड इसमें यहाँ पर ये लाइटनिंग हो रही है, स्पार्किंग हो रही है, और इस स्पार्किंग को आप कंपेयर कर सकते हो लाइटनिंग से। और जहाँ ये स्पार्किंग होती है उस जगह का जो टेम्परेचर है वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर चला जाता है। तो टेम्परेचर यहाँ 800 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। 4 कंपोनेंट हो गए, इसमें ऑक्सीजन, एयर, हवा नहीं रखी, हवा वगैरह सब पहले से ही निकाल दी थी। यहाँ इन्होंने वैक्यूम लगा दिया था, तो उस वैक्यूम से अंदर से सब कुछ निकाल लिया और फिर 4 चीज़ें इसमें बची रही। और इस प्रोसेस को उन्होंने लगातार 18 दिन तक, कितने दिन चला ये एक्सपेरिमेंट, फॉर 18 डेज, 24 आवर्स, 18 डेज तक ये एक्सपेरिमेंट चलता रहा। और चलने के बाद उन्होंने देखा कि यहाँ नीचे कुछ मटेरियल धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा है, इस जगह पर कुछ लिक्विड इकट्ठा हो रहा है। और उन्होंने देखा कि बाद में जाकर देखा कि उस लिक्विड के अंदर, जो नीचे हमारा ये लिक्विड इकट्ठा हो रहा है, इस लिक्विड के अंदर ग्लाइसिन प्लस एलेनाइन प्लस एस्पार्टिक एसिड, अमाइनो एसिड प्रेजेंट थे उसमें। 3 तरह के अमाइनो एसिड बन गए। सिर्फ किससे बने बच्चों, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर वेपर की रिएक्शन से लगातार 18 दिनों तक इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन स्पार्किंग करते रहे, 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर करते रहे, तो वहाँ अमाइनो एसिड्स मिले। इसके अलावा वहाँ पे कुछ और तरह के एसिड्स भी मिले, फॉर्मिक एसिड मिला, एसिटिक एसिड भी मिला। एसिटिक एसिड को आप फैटी एसिड के कंपेयर कर सकते हो। ऑक्जेलिक एसिड मिला। इसके अलावा वहाँ पर एक और एसिड लैक्टिक एसिड भी मिला, सक्सिनिक एसिड। ये सारे के सारे आपके ऑर्गेनिक एसिड है, जो बायोमोलिक्यूल्स आपके पार्ट हैं, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिल गए थे, ये सारे के सारे सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिले। इसके अलावा कुछ साइंटिस्ट को, क्योंकि स्टैनले मिलर ने भी किया, और जब एक बार स्टैनले मिलर ने किया है तो दूसरे लोगों ने भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स को लगातार रिपीट किया। किसी ने टेम्परेचर बढ़ाया, किसी ने ड्यूरेशन बढ़ाया, किसी ने गैसेस के कंपोजिशन चेंज किए। तो कईयों को उसमें पेंटोज शुगर प्लस हेक्सोज शुगर, कईयों को एल्डिहाइड्स और कीटोन्स भी मिले। तो ये वही मॉलिक्यूल है जो हमने हमारी केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी में एक्सप्लेन किया कि प्रोबेबली वो जो हमारा हॉट प्रीबायोटिक सूप था, जो समुद्र था, उसमें ये सारा इस तरह से केमिकल इवोल्यूशन हुआ होगा। दैट कंडीशन वाज रिपीटेड इन दिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप, और हमें उसी तरह के मॉलिक्यूल्स मिले। आपको यहाँ ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ये जरूर ध्यान रखें आप कि जो स्टैनले मिलर थे उन्हें सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड्स ही मिले थे। स्टैनले मिलर, मैं लिख लेता हूं, ऑब्जर्व्ड फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। हाँ, जो दूसरे साइंटिस्ट थे, अदर्स ऑब्जर्व्ड फॉर्मेशन ऑफ शुगर्स, नाइट्रोजन बेसेस, प्यूरिन, पिरिमिडिन वगैरह। पिगमेंट्स भी मिले, साइटोक्रोम जैसे कुछ पिगमेंट्स भी मिले, और उनको फैट्स भी मिली। तो ये जो कंपाउंड्स हैं ये आपको आपकी बुक के अकॉर्डिंगली है, इसलिए ये स्टेटमेंट भूलना नहीं है। स्टैनले मिलर को अमाइनो एसिड्स मिले, और अदर्स ऑब्जर्व्ड फॉर्मेशन ऑफ शुगर्स, नाइट्रोजन बेसेस, पिगमेंट्स एंड फैट्स। सिमिलर एक्सपेरिमेंट उन्होंने भी किया। और फाइनली इनफैक्ट मैं ये बताऊं कि जो आज हमारे मेटेरॉइड्स आते हैं, कभी आउटर स्पेस से कुछ मेटेरॉइड्स जो ज़मीन तक आते हैं, हम उनका एनालिसिस करें तो उनसे भी पता चलता है कि इसी तरह के सिमिलर कंपाउंड्स मेटेरॉइड्स में भी मिलते हैं। मींस जो केमिकल इवोल्यूशन का प्रोसेस अर्थ पर हमने प्रेडिक्ट किया है, हमने जो हाइपोथेसिस बनाई है, वैसा केमिकल इवोल्यूशन का जो प्रोसेस है पॉसिबल है आउटर स्पेस में भी कहीं चल रहा हो। ये भी हमें याद रखना है कि एनालिसिस ऑफ मेटेरॉइड्स, analysis of
meteorites content also revealed that similar compounds are present and similar process is occurring elsewhere in the space। ठीक है, ये एक लाइन है, आपको ये भी याद रखनी है। Analysis of meteorites content also revealed that similar compounds are present and similar process is occurring elsewhere in the space। तो बच्चों इसी के साथ हम ये कंप्लीट करते हैं केमिकल इवोल्यूशन वाला पार्ट, कि किस तरह से सिंपल मॉलिक्यूल से केमिकल इवोल्यूशन हुआ होगा। अब हमारा एक पार्ट अभी बाकी है कि एक बार ये जो हमारे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, टीएनए, आरएनए और फैट्स बन गए, इनसे पहले लिविंग लाइफ कैसे बनी, यानी कि अगर ऊपर चले हम तो फॉर्मेशन ऑफ ये जो हमारी थ्योरी है ओपेरिन और हेल्डेन की, इसके दो पार्ट हैं। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का बनना, जिसे हमने केमिकल इवोल्यूशन का, और एक बार जब ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन गए तो इससे फॉर्मेशन ऑफ लाइफ कैसा हुआ है, इसको हम बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कहते हैं। ये वाला पार्ट अभी हमारा बाकी है, लेकिन आज मैं यहीं कंप्लीट करता हूँ। हमारी ये थ्योरी अभी पूरी नहीं हुई है, फोर्थ थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी, क्योंकि इसमें ये जो सेकंड पार्ट है ये अभी मुझे पढ़ाना बाकी है, लेकिन अब ये पार्ट हम करेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।